नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और शुरुआत हम कर रहे हैं अपने स्पेशल सेगमेंट की। तैयारी तो थी सुबह हवाई सफर पर जाने की, लेकिन गुड मॉर्निंग फ्लाइट कैंसिलेशन के मैसेजेस से हुई। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से आप में से कई लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को होने वाली परेशानी से लेकर पूरे एविएशन सेक्टर में ये जो संकट बार बार पैदा हो रहा है, उस पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। टिकट चाहे ट्रेन की हो या फ्लाइट की, उसका कैंसिल हो जाना, रद्द हो जाना किसी बड़ी मुसीबत, बड़ी चुनौती से कम नहीं। कितने लोग अपने जरूरी काम नहीं कर पाए होंगे, जरूरी मीटिंग्स छूट गई होंगी, कई इमरजेंसी फ्लाइट के लिए एक तरह से मायूस हुए होंगे। तो सवाल यह है कि विस्तारा के उड़ानों पर आए संकट को गुजरे कुछ ही दिन बीते, लेकिन ठीक वैसा ही संकट एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ क्यों आ गया? पायलट और सीनियर क्रू मेंबर्स के अचानक छुट्टी पर चले जाने से करीब 78 घरेलू यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें मिलाकर कैंसिल हुई। तो क्या यह विस्तारा वाली स्क्रिप्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ फिर दोहराई गई? मर्जर के बाद सैलरी स्ट्रक्चर का चैलेंज और दूसरे सर्विस शर्तों में एक तरह से बायसनेस, भेदभाव और इन सारे मुद्दों को लेकर सीनियर केबिन क्रू मेंबर्स ने अचानक सिक लीव पर जाने का रास्ता चुना। मामले पर जब हो हल्ला मचा तो एविएशन मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरी खबर को हम समझते हैं। आखिर दिन भर हुआ क्या है? हमारे सहयोगी समीर दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। पहले विस्तारा एयरलाइन और अब एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन यानी टाटा ग्रुप की एयरलाइन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन सही वजहों के नहीं चलते। इस बार एयर इंडिया एक्सप्रेस इसलिए क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित रही मंगलवार और बुधवार को, और उसके पीछे वजह यह थी कि कैबिन क्रू वो ड्यूटी पर नहीं आई। बड़े संख्या में कैबिन क्रू ने मास सिक लीव रिपोर्ट किया है। एक बड़ी संख्या में सिक लीव का हवाला देकर के कैबिन क्रू ड्यूटी पर नहीं आई, जिसके चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट है वो डिसरप्टेड थी, यानी कि वो या तो देरी से उन्होंने उड़ान भरी या वो फ्लाइट कैंसिल थी। और इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों ही शामिल थी। इस पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान में ये बात कही गई है कि स्टाफ के चलते उनकी फ्लाइट्स प्रभावित हैं, लेकिन वो हर उस विकल्प पे काम कर रहे हैं ताकि प्रभावित जो मुसाफिर हैं उनकी दिक्कतों को कम किया जा सके, चाहे वो कंपनसेशन के रूप में, टिकट रिफंड के रूप में या फिर ऑल्टरनेट फ्लाइट अरेंजमेंट के रूप में। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के भीतर कैबिन क्रू में खासकर एक तरीके का डिसेंट है, एक तरीके की नाखुशी है, जिसको अब वो सामने लेकर के आई हैं और मास सिक लीव के रूप में उन्होंने अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करने से मना किया है। इसके पहले 26 अप्रैल को एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन ने एक चिट्ठी लिखी थी एन चंद्रशेखरन को, जो कि एयर इंडिया के चेयरमैन हैं, और उस चिट्ठी में नाखुशी जताई थी। 7 ऐसे विशेष पॉइंट थे जिसमें सिलसिलेवार बताया गया था कि क्यों एयर इंडिया एक्सप्रेस के भीतर ये नाखुशी है एम्प्लॉय में और किन मसलों को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। इनमें प्रमुख तौर पे एक तो ये था कि जो ऐसे एम्प्लॉय जो एयर एशिया इंडिया में हैं उनको यहाँ पर परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो स्टाफ है उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जा रहा है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं तो कई बार उन्हें टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, जबकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इस तरीके तो पूरा ब्यौरा आपने सुना। समीर ने बताया कि आखिर क्या वो समस्याएं हैं, क्या वो कोर इश्यूज हैं जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनी हैं। लेकिन ये स्थितियां एक दिन में नहीं आती हैं। हमको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं हम, चाहे कैबिन क्रू हों, पायलट्स हों या फिर एविएशन की बड़ी कंपनियां, जब यहाँ पर तालमेल बिगड़ता है तो मार पड़ती है कंज्यूमर पे, उस आम यात्री पे जिसने तो पैसे भी भुगतान किए, जिसने अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना समय बचाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक की, लेकिन मिलता उसे है फ्लाइट कैंसिलेशन। बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल हुए। और चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जाने माने एविएशन एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं
सनत कौल साहब जो कि फ़ोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं, और हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन डॉक्टर ऑगस्टीन विनोद भी जुड़ रहे हैं। सनत सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने ये समस्या देखी होगी, इस तरह की स्थितियां पहले भी सामने आती रही हैं। क्या इतने दौर में, इतने वक्त में, जब कई घटनाएं इस तरह की सामने आई, हालांकि हर बार सिचुएशन अलग होती है, मामला अलग होता है, कई बार इश्यूज जो रेस किए जाते हैं उनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कमोबेश यही हालत होती है। क्या इतने वर्षों में एविएशन इंडस्ट्री में इस टकराव को, इस कह सकते हैं कि तालमेल को, जो तालमेल बन नहीं पा रहा है, इसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा पा रहा है? अचानक से चीजें आती हैं, भुगतता कंज्यूमर है। आप इस पूरी घटना पर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, एयर इंडिया के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत पुरानी समस्या है। इनके पास 6-7 यूनियंस हैं, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं इनके पुराने, पता नहीं अब नए बनाए टाटा ने या नहीं बनाए, जब से टाटा ने टेक ओवर किया है वो बड़े अजीब से थे। जैसे कि एक कमांडर जो सीनियर कमांडर होते हैं प्लेन के, वो कहते हैं हम क्रू के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, हमें गाड़ी चाहिए। या दिल्ली से न्यूयॉर्क जाते थे तो अपने 2 दिन के लिए कमरा लंदन में रखते थे खाली, जिसमें कपड़े रहते थे उनके। तो ये सब चीजें हैं और भी हैं। तो ये समस्या है। दूसरी प्रॉब्लम जो आ गई है वो मर्जर की। अब मर्जर कहीं, चाहे प्राइवेट कंपनी, कोई नॉन एविएशन कंपनी हो, कहीं भी हो, मर्जर्स में सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो ये सब मामला जो है ये बिगड़ गया है, और अब इसमें जो भी समस्या है उसको हल करने के लिए अब एयर इंडिया मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। इसके लिए तो कोई दूसरा मेरे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं, तो मैं ना कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। उनको अब बैठ के करना पड़ेगा। एविएशन में ये खास बात है कि अगर स्ट्राइक होती है किसी गाड़ी की कंपनी में या किसी स्टील मिल में तो इतना फर्क नहीं पड़ता। एविएशन में जो लोग इनकन्वीनियंस होते हैं, जो पैसेंजर्स के जो सुविधाएं खराब हो जाती हैं, जिनको जाना होता है, उसकी अलग एक समस्या है। उसको सॉल्व करने के लिए डीजीसीए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आदेश देंगे। तो ये बात है इसमें। अब इसमें ज्यादा टिप्पणी करना तब पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसमें कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या क्या दे रहे हैं, कौन कौन सी एयरलाइन को मर्जर पे। जो अखबार में आ रहा है वही पढ़ सकते हैं, असलियत क्या है वो खाली एयर इंडिया मैनेजमेंट बता सकती है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा। ठीक है सनत सर, एक चीज लेकिन मैं समझना चाहता हूं, जो कंसर्न्स हैं, जिसमें एक अहम बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं। भेदभाव की बात की जा रही है, सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, बहुत सिलसिलेवार तरीके से ये सवाल उठाए गए हैं, और इन सब के बीच में ये जो अचानक से सिक लीव पे चले जाने का विकल्प है, जरा मैं आम लोगों के लिहाज से समझना चाहता हूं। ये क्या है? ये कदम क्या है? क्या एक तरह का प्रेशर बिल्डअप करने के लिए होता है कि नहीं, ये एक बिजनेस डिसीजन है कि मर्ज करके 2 एयरलाइन बनाएंगे। एक एयर इंडिया होगा जिसमें विस्तारा होगी और एक एयर इंडिया एक्सप्रेस होगी। तो अब ये तो एक पॉलिसी डिसीजन उन्होंने लिया है। उसको मर्ज करने में HR प्रॉब्लम्स, ह्यूमन राइट प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स आती ही हैं, और होता है हर जगह। अब इसके लिए इतना ज्यादा बोलना कि एयर इंडिया गलत है, एयर इंडिया ने तो कुछ बोला ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं खाली जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो खाली यूनियन से आती है, और यूनियंस क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपना एडवांटेज देखेंगे। तो इसमें टिप्पणी करना इतनी आसान नहीं है, आसान बात नहीं है। ठीक है सनत सर, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और पहलुओं पर मैं कुछ कॉमन सवालों के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उसे सुन लेते हैं। Our flight was yesterday 10:30. We came here at 7:30 like that, but we wait for here till more than 6 hours. But the flight was cancelled. We are inside the airport for 6 to 7 hours. We didn't get any water, anything, nothing we get in. We are traveling with a small 2 kids, 6 months old. So that's why we are fighting for the ticket. They told they will refund, but 14 days after the travel. Actually, I'm supposed to fly today 8:30 to Muscat. I came here at 5 o'clock in the morning. Then
then I came to know it was cancelled. So then I fight with them so much. Then finally I got the ticket for tomorrow. Actually, this is very urgent. Since my husband was hospitalized in Muscat, for medical emergency actually I am going. So I explained my situation and then they gave me the ticket for tomorrow, very next day. तो सुना आपने, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि आमतौर पर फ़्लाइट एक सहूलियत होती है। फ़्लाइट किसी इमरजेंसी में बहुत बड़ा सहारा होती है और वो आप यात्रियों की प्रतिक्रिया में समझ सकते हैं। एक हेल्पलेसनेस नज़र आती है, एक तरह से बेचारगी नज़र आती है कि यात्री करें तो करें क्या। अब वो इंतज़ार करके भी थक जाते हैं। उनके पास अब कोई ये एक आखिरी विकल्प होता है जब आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, कहीं आपको इमरजेंसी में पहुंचना है। जब यही विकल्प आपसे छीन लिया जाए, अचानक आपके सामने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए कि आप फिर करें क्या? आपने तो बाकी विकल्पों की ओर देखा नहीं, आपने तो सबसे ज़रूरी विकल्प की ओर चुना। चलिए अब ज़रा हम ऑगस्टीन के पास चलते हैं। ऑगस्टीन, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थितियां और बार बार होना। इन सब के बीच में अगर हम पूरे सेक्टर में देखें, कंज्यूमर के लिहाज से देखें, तो सफ़र तो वही कर रहा है। हालांकि चिंताएं क्रू मेंबर्स की भी हैं। आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ क्या किसी तरह की डायलॉग्स में चीज़ों को पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, किसी तरह का कि ट्रस्ट बिल्डिंग में दिक्कत हो रही है कि ये स्थितियां बार बार पैदा हो रही हैं? बहुत अच्छे सवाल है। इसमें मैं दो चार चीजें जो सनत कौल जी ने बताया उस आई विल टेक सम लीव फ्रॉम देयर आल्सो, और ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मेजर इशू या प्रॉब्लम क्या है। 4 मेजर इश्यूज। सबसे पहली बात, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन होता है AIEXU, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की एम्प्लॉय यूनियन उनकी अपनी थी। जब मर्जर के दौरान, अच्छा, पैरेलली आप दूसरे लो कॉस्ट एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस को देखते हैं, वहां पे कोई एम्प्लॉय यूनियन नाम की चीज नहीं है। जब ये नेशनल कैरियर हुआ करता था, जैसे दो चार बातें सनत कौल जी ने भी बताई, नेशनल कैरियर जब हुआ करता था तो पायलट्स की या फिर एक तरह का क्या बोलते हैं हायरार्की था। यूनियन बाजी जरूर रही, पायलट्स अलग ट्रैवल करते थे, केबिन क्रू दूसरे गाड़ी में जाते थे। इनके बीच में क्लास डिफरेंस जैसी चीज थी जो बाकी लो कॉस्ट एयरलाइंस या बाकी प्राइवेट एयरलाइंस में नहीं देखने को मिलता है हमको। तो वो जो कल्चरल चेंज हुआ उसके साथ कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, पहली बात। और दूसरी बात जो है AIEXU ने जो रखा है वो मेजरली ये है कि जॉब सिक्योरिटी, सैलरी मेंटेनेंस, सीनियरिटी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये चीजें अटपार लाया जाए। इसमें कोई गलत नहीं है अटपार लाना, कि जब आप मर्जर करते हैं तो अटपार लाना जरूरी है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा बिंदु ये है कि कोई जैसे साहब ने भी बताया, मर्जर एंड एक्विजिशन इतना आसान नहीं है। इसीलिए मर्जर एक्विजिशंस को आप किसी थर्ड पार्टी को देते हैं जो इसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा और एक 30 सेकेंड लेकर के एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस में अपना एक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी रहा होगा, विस्तारा में रहा होगा कुछ। जब आप मर्ज करते हैं तो आपकी HR पॉलिसीज अलाइन होनी चाहिए अपने कंप्लीटेड मर्जर पॉलिसी के साथ। उसमें कुछ चीजें हो सकता है यहाँ वहां हो, कुछ एम्प्लॉयज को एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉयर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे प्राइमा फेसी ऐसा नजर आ रहा है कि ये एडजस्टमेंट शायद हुआ नहीं है, और ये एक्विजिशन में एकदम शॉक ना आए। जब मार्केट में कहते हैं ना शॉक आ जाता है, तो शॉक ना आए इसकी वजह से इन्होंने टॉप मैनेजमेंट को भी नहीं चेंज किया। जो मतलब टॉप नहीं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट पहले से ही ऐसे धांधलेबाजी शायद करती आ रही होंगी, क्योंकि मेरा लड़का है और या मेरा चहेता है तो इसको मैं ऊपर करता हूँ, इसको जो नीचे करता हूँ, ये सारी चीजें चलती रही होंगी, जिसके वजह से ये मास सिक रिपोर्ट हुआ है, सिक लीव हुआ है केबिन क्रू की तरफ से।
और तीसरा सनत सबसे सर, मेजर, मेरे पास समय कम है, मैं सनत सर आपके पास इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं कि आमतौर पर किसी भी कंपनी में जब बड़े बदलाव होते हैं या कुछ बड़े स्टेप लिए जाते हैं, मर्जर एक्विजिशन, इन सारी चीज़ों के बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट है डायलॉग। बहुत ज़रूरी है कि जो पहले से एम्प्लॉयज़ हैं, हम कागज़ में तो बहुत से नियम कह सकते हैं कि साहब आपको कुछ नहीं होगा, सबको एयरलाइन चलानी है, सभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का टर्बुलेंस आए। कागज़ों पे दुनिया भर की बातें बहुत सिद्धांतिक रूप से बड़ी अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जब एक एक व्यक्ति का इवैल्यूएशन होता है, जब पूरे सिस्टम को इवैल्यूएट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट के सामने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें उन्हें दुरुस्त करना है। क्या यहाँ आपको लगता है कि एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन था, या किसी तरह से चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं की गई, या इस तरह की तैयारी पहले से थी? देखिए, मेरा ये कहना शुरू से है कि जब पूरी नॉलेज नहीं है तो कैसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। हमें तो मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ये जो मैनेजर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारी यूनियन और इनसे आ रही है। ठीक है। तो फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें अभी भी ये गतिरोध यही है कि इन सारी चीज़ों में रास्ता निकलता किस तरह से है। और इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि आखिर यात्रियों की परवाह किसे है। हम जानते हैं कि बहुत सी चीज़ों के बारे में कंपनसेशन के बारे में कहा जा सकता है, उसे कंपनसेट किया जाता है। कई स्थितियों में कंपनसेशन शायद वाजिब भी होगा, लोगों को वो रास भी आएगा। लेकिन जहां इमरजेंसी है, जहां पर किसी तरह की एक कहते हैं कि किसी की जिंदगी मौत या किसी के जीवन से जुड़ा प्रश्न है, वहां आप कंपनसेट नहीं कर सकते। किसी ने किसी इमरजेंसी के लिए टिकट कराया, किसी की ज़रूरी मीटिंग थी, किसी ने समय बचाने के लिए अपनी टिकट कराई, उसे जब इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, चाहे गलती किसी की भी हो, नुकसान हमेशा कंज्यूमर का होता है। और ये बड़ा सवाल है, इसको एक रास्ता निकालना पड़ेगा। हम बेहतर कर देंगे, नियमों के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, ये सब कागज़ में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर आपने यात्रियों की बातें सुनी। अभी भी इंतजार यही है कि ये टकराव टले और कोई स्थिति बेहतर बनती नजर आए और कम से कम पुनरावृत्ति न हो। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपने खास एक्सपर्ट्स का, तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे और इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरों का रुख करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चलिए कुछ अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। बाजार की बात करते हैं। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद निफ्टी 22,300 के करीब आज सपाट बंद हुआ। बाजार में एक्शन कैसा रहा, अंश बता रहे हैं। तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। 50 डीएमए के लेवल ही पूरे सेशन तक घूम रहा था और उसके आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन इंडेक्स को 20 डीएमए के ऊपर क्लोज देना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी वापस रिगेन करने के लिए, जो कि कुछ अभी भी कुछ 130-140 पॉइंट्स दूर है करंट लेवल से। आज के टॉप गेनर्स देखें निफ्टी में तो हीरो मोटोकॉर्प और बीपीसीएल नजर आते हैं। दूसरे बॉर्ड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने 3 सेशन से जो उसमें बिकवाली चल रही थी उसे बंद करके अभी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। और इसमें देखेंगे मिड कैप के तो जो मेन डोमिनेटर थे मिड कैप इंडेक्स के वो थे भारत फॉर्ज, जिसने एक्चुअली 15% का अपर सर्किट भी टच किया क्योंकि उसके आज नतीजे आए हुए थे। नतीजों में देखें तो नेट प्रॉफिट करीबन 60% का आया था, जिसकी वजह से अच्छा इसमें उछाल नजर आया। सेंचुरी टेक्सटाइल हुडको ने निफ्टी स्मॉल कैप के टॉप गेनर्स के तौर पर नजर आ रहे हैं। अब अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है, जिसने 3 सेशन से लगातार बिकवाली के बाद जाकर आज खरीदारी दिखाई है। इसके टॉप गेनर्स ऑफ कोर्स सबसे पहले भारत फॉर्ज नजर आते हैं और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प भी। निफ्टी पीएसयू बैंक भी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अगर इसका चार्ट देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक दरअसल 50 डीएमए के पास आकर वहां से ही बाउंस करता हुआ नजर आया है। तो जब तक ये 50 डीएमए नीचे की तरफ प्रोटेक्टेड है, इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है। इसके टॉप गेनर्स हमें इंडियन बैंक और यूको बैंक नजर आते हैं। निफ्टी मेटल भी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया और ये भी 3 सेशन की बिकवाली के बाद जाकर इसमें खरीदारी नजर आई है। इसके टॉप गेनर्स में हमें हिंदुस्तान जिंक और स्टील अथॉरिटी नजर आता है।
सेक्टर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी बैंक आज का टॉप सेक्टर लूजर रहा है और ये छठवां सेशन है जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। साथ ही साथ आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी थी। अगर इसके टॉप लूजर्स देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक नजर आते हैं। एचडीएफसी बैंक ने दरअसल आज गैप डाउन ओपनिंग दिया था, जिस वजह से निफ्टी बैंक में भी बिकवाली नजर आई थी। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी भी हमें लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। 2 सेशन से इसमें खरीदारी चल रही थी और अब जाके ये लाल निशान में बंद हुए हैं। और इसके टॉप लूजर्स हमें एचसीएल टेक और इन्फोसिस नजर आते हैं। अंश बाजार के तमाम एक्शन को बताने के लिए और अब हमारा खास सेगमेंट 5 का पंच और एक्शन बता रहे हैं शरद। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे हम दिन के ट्रेड में 5 अहम स्टॉक्स या थीम आपके सामने लेके आते हैं जहां पे भरपूर एक्शन देखने मिलता है। सबसे पहला स्टॉक रहेगा वोल्टस। यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने मिली है, चौथे तिमाही के नतीजे कमज़ोर आए, मार्जिन्स में भी इम्पैक्ट पड़ा और इम्पॉर्टेंटली जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेगमेंट होता है यहाँ पे लगातार छठवां क्वार्टर है जहाँ पे उन्होंने जो है इस सेगमेंट में एबिट लॉसेज यानी कामकाजे के जो लॉसेज हैं वो रजिस्टर किए हैं। इसके अलावा यूसीपी सेगमेंट जो एसी सेगमेंट होता है, सिंपल वे में बताए, यहाँ पे मार्जिन्स में गिरावट आया है और ओवरऑल जो है मार्केट शेयर में भी थोड़ी सी लॉस देखने मिली है। तो इन सारे कारणवश जो है वोल्टस में आज सेलिंग प्रेशर देखने मिला। दूसरा स्टॉक रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे भी भारी सेलिंग आई है, यहाँ पे जो नतीजे आए हैं अनुमान से कम आए हैं और ओवरऑल रेवेन्यू भी जो है 12% गिरा है सिक्वेंशियली। हमारा तीसरा स्टॉक जो है ये भी अर्निंग्स के ऊपर है, भारत फोर्ज। नतीजे तो हालांकि इनलाइन आए थे, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वित्त साल 2025 के लिए वो बहुत बुलिश नज़रिया देखने मिला है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी वित्त साल 2025 में ज़्यादा दिखेगी और इसमें जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कास्टिंग बिजनेस में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। आगे जाते हुए जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ओवरसीज़ बिजनेस में उसमें भी बढ़त देखने मिलेगा। तो ये कॉल में जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो बहुत बुलिश आई है भारत फौज के लिए, उसके कारण जो है स्टॉक में एक अच्छी स्पाइक भी देखने मिली। तीसरा स्टॉक रहेगा आपका बालाजी एमाइंस। यहाँ पे बात करें तो स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली क्योंकि उसकी जो नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। रेवेन्यू ले लीजिए, वहाँ पे एक अच्छा सीक्वेंशियल ग्रोथ है और पैट की बात करें तो 50% सीक्वेंशियल ग्रोथ जो है देखने मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ऑलमोस्ट 63 करोड़ का पैट रजिस्टर हुआ। तो ऑफकोर्स अर्निंग स्पेसिफिक जो थे, हमने 4 स्टॉक्स के बारे में बात किया। जो 5वां स्टॉक है इसका भी जो है कार्ट रेट फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे स्पेशल सेगमेंट खबर गरम है सेगमेंट में हमें यहाँ पता चला डीलर से बात करके कि म्यूचुअल फंड जो है एक हाउस जो है वहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है और पिछले 2 से 3 सेशन में जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बास्केट बाइंग भी देखने आई है। पिछले 5 सेशन में तो 30% से ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ऑफकोर्स इनके जो रिजल्ट्स आए थे 3 दिन पहले उसके बाद से अपग्रेड्स आ रही हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो उसके कारण कार्ट रेट भी फोकस में है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे हमने आज वॉल्यूम्स देखा, एक्शन देखा और यहाँ पे न्यूज़ भी देखी और यही हमारा 5 का पंच है। प्रिया शरद आपका, और इसी के साथ स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।